हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पेपर के विषय में बता रहा हूँ और पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट के इस क्रम में आज का विषय है संप्रभुता का सिद्धांत। जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर से ही कि संप्रभुता ये संप्रभुता है क्या। जब मैं भी ग्रेजुएशन का छात्र था तो मुझे भी संप्रभुता समझ में आता नहीं था। संप्रभुता समझ में आता नहीं था और संप्रभुता को मैंने रट तो लिया था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था कि संप्रभुता है क्या। वास्तव में संप्रभुता की समझ नहीं हो पाती। हमारे छात्रों के बीच भी ये समस्याएं हैं। विभिन्न छात्र जो हैं, ग्रेजुएशन लेवल के जो छात्र हैं, वह भी संप्रभुता को समझ नहीं पाते हैं। रट लेते हैं, परिभाषाएं रट लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि संप्रभुता क्या है। आज मैं इस वीडियो में आपको संप्रभुता का विस्तार पूर्वक विवेचन करूंगा। संप्रभुता क्या है, संप्रभुता किससे बना है, संप्रभुता की परिभाषाएं क्या है, संप्रभुता का विकास कैसे हुआ है, संप्रभुता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, संप्रभुता के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। संप्रभुता का सिद्धांत। ये संप्रभुता क्या है? संप्रभुता, जैसा कि हम नाम से ही स्पष्ट है, संप्रभुता, प्रभु यानी कि जो सर्वोच्च है। संप्रभुता क्या होती है? एक सर्वोच्च शक्ति होती है। सर्वोच्च शक्ति, हम सर्वोच्च शक्ति को ही संप्रभु कहते हैं। जो सबका मालिक हो, जिसका मालिक कोई न हो, जो सबका मालिक हो, उसका मालिक कोई न हो। तो यह राज्य का विशेष गुण है। जैसे राज्य के तत्व को हमने पढ़ा कि राज्य हम किसे कह सकते हैं? जिसके अंदर चार तत्व विद्यमान होते हैं। पहला तत्व क्या है? भूमि है, दूसरा जनसंख्या है, तीसरा सरकार है और चौथा संप्रभुता है। यह संप्रभुता राज्य का आवश्यक गुण है। राज्य की कल्पना करने का आशय यह है कि संप्रभुता उसमें निहित है। जिस राज्य में संप्रभुता नहीं होती है वह राज्य नहीं होता है। जिस राज्य में संप्रभुता नहीं वह राज्य नहीं। हम संप्रभुता को राज्य से अलग नहीं कर सकते हैं। संप्रभुता, राज्य का अस्तित्व तभी है जब वहां पे संप्रभुता हो। बिना संप्रभुता के हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संप्रभुता क्या होती है? उस राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है जो राज्य के लिए कानून बनाती है, कानूनों का पालन करवाती है, जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनको दंडित करती है। तो इस तरह से राज्य में एक सर्वोच्च शक्ति का वास होता है जो कि राज्य के प्रशासनिक विधायी कार्यों को संपादित करती है और वह अपने राज्य में सर्वोच्च होती है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि राज्य के अंतर्गत उसको दबा सके। तो ये जो संप्रभुता है, यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है जो कि विधि बनाती है, विधियों को लागू करती है, उस विधियों का क्रियान्वयन करती है। वह कानून बनाकर न्यायपालिका को दे देती है और न्यायपालिका उस कानून के अनुसार वह न्याय करते हैं। तो न्यायपालिका भी क्या होती है? संप्रभुता के अधीन होती है। यानी कि राज्य के अंतर्गत जितने भी संगठन होते हैं, समुदाय होते हैं, व्यक्ति होते हैं, संस्थाएं होती हैं, वह सब संप्रभुता के अधीन होती हैं। जैसे 1947 के पूर्व हमारा भारत संप्रभु नहीं था। भारत हमारा जो था वह संप्रभु नहीं था। क्यों संप्रभु नहीं था? क्योंकि भारत एक गुलाम था। भारत एक गुलाम था। किसका गुलाम था? बरतानिया हुकूमत का, ब्रिटिश सरकार का भारत एक गुलाम था। लेकिन 1947 में जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है और भारत का संविधान बनता है तो 26 जनवरी 1950 से भारत एक संप्रभु राष्ट्र हो जाता है। यानी कि अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार स्वयं भारत को मिल जाता है। 1947 के पूर्व भारत के भाग्य का विधाता यानी कि भारत के लिए कानून बनाने का कार्य, कानून को क्रियान्वित करने का कार्य, सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी किसके अधीन थे? बरतानिया हुकूमत के, ब्रिटिश सरकार के अधीन होते थे। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हो गया तो सभी लोग किसके अधीन हो गए? भारत सरकार का। तो इस तरह से भारत सरकार या ये भारत हमारा जो है वह संप्रभु राष्ट्र बन गया, क्योंकि भारत अपने आंतरिक नीतियों में, बाह्य नीतियों में निर्माता स्वयं है। कोई अन्य शक्ति नहीं है। भारत के ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं है जो इसको दबा सके, उसको रोक सके। जैसे कि भारत अगर उत्तर प्रदेश राज्य में कोई प्रयोग करना चाहती है, कोई कल कारखाना लगाना चाहती है या कोई नया प्रोजेक्ट लाना चाहती है तो चीन भारत को मना नहीं कर सकता है।
पाकिस्तान भारत को मना नहीं कर सकता है, अमेरिका भारत को मना नहीं कर सकता है। यदि कोई ऐसी शक्ति है जो मना कर दे कि आपको ऐसा कार्य नहीं करना है, तो इस स्थिति में भारत संप्रभु नहीं रह जाएगा, फिर वह व्यक्ति संप्रभु रह जाएगा जो उसको नियंत्रित करता हो। इसी तरह से भारत अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है, बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। वह बाह्य मामलों में भी वह किसी से नीतियां बना सकता है, वह बाह्य मामलों में भी किसी से नीतियां बना सकता है, चाहे वह अमेरिका से, चाहे पाकिस्तान से, चीन से, स्विट्जरलैंड से, जापान से, किसी से भी कोई नीतियां बना सकता है, कोई अन्य शक्ति उसको दबाव नहीं डाल सकती है। तो इस तरह से संप्रभु एक ऐसी शक्ति होती है जो अपने भाग्य का निर्णय स्वयं करती है। यानी कि संप्रभु राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र होता है जो अपनी नीतियों का, आंतरिक और बाह्य नीतियों का निर्माता स्वयं होता है, जिसको कोई दूसरे शक्ति के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकता है। वह अपने नभ सीमा में, जल सीमा में, थल सीमा में वह स्वामी होता है, संपूर्ण स्वामी होता है, यानी कि अपने क्षेत्र का संपूर्ण स्वामी होता है। उसी के द्वारा सारे आदेश पारित किए जाते हैं और उसी के द्वारा कानून बनाए जाते हैं और क्रियान्वित किए जाते हैं। जो उसके कानून के इतर होता है, यानी कि जो उसके कानून का विरोध करता है, उसको राज्य के द्वारा दंडित किया जाता है। तो यह है संप्रभु राष्ट्र। हमारा भारत क्या है? संप्रभु राष्ट्र। जैसा कि हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्पष्ट है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निहित है कि भारत क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। यह संप्रभुता शब्द जो है, संप्रभुता, अब हम देखते हैं कि संप्रभुता शब्द कैसे आया। यह संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के सुपर एनस से बना है। सुपर एनस से बना है। सुपर का मतलब होता है सर्वोच्च। सुपर का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च। एनस का मतलब होता है शक्ति, पावर, यानी कि सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति, इसको हम क्या कहेंगे? सर्वोच्च शक्ति कहेंगे, सर्वोच्च शक्ति कहेंगे। संप्रभुता का सर्वोच्च शक्ति, राज्य का सर्वोच्च शक्ति है। तो यह राज्य का सर्वोच्च शक्ति है। और जो भी स्वतंत्र राज्य होता है उसकी अंतिम सत्ता जो होती है इसी सर्वोच्च शक्ति में निहित होती है। अंतिम सत्ता कहाँ निहित होती है? सर्वोच्च शक्ति में निहित होती है। हमारे भारत की अंतिम सत्ता कहाँ निहित है? कार्यपालिका में। भारत सरकार जिसको कहते हैं, वह कोई भी नीतियां बना सकती है। तो स्वतंत्र राज्य की अंतिम जो नीतियां होती हैं, वह स्वतंत्र राज्य की जो अंतिम सत्ता होती है वह उस संप्रभु में निहित होती है। जैसा कि जेलिनेक महोदय कहते हैं, जेलिनेक महोदय कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की वह विशेषता है जिसके आधार पर उसकी अपनी इच्छा के अतिरिक्त इसको कोई अन्य शक्ति सीमित नहीं कर सकती है। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसको इसकी अपनी इच्छा के अलावा अन्य कोई शक्ति इसको सीमित नहीं कर सकती है। आइए अब देखते हैं संप्रभुता की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने संप्रभुता की परिभाषाएं दी हैं, जिसमें परिभाषा पहली परिभाषा जो पहला नाम जो आता है वह जीन बोंदा का आता है। जीन बोदा एक पुस्तक लिखते हैं, सिक्स बुक ऑन द रिपब्लिक। यह बुक सिक्स बुक ऑन द रिपब्लिक यह 1576 में पब्लिश होती है। और बोंदा ही ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने संप्रभुता की सर्वसम्मत या पहली परिभाषा की थी। बोंदा कहता है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों से नियंत्रित नहीं है। बोंदा क्या कहता है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कानून से नियंत्रित नहीं है। यानी कि संप्रभुता जो है राज्य का ऐसा गुण है
जो कानून से नियंत्रित नहीं है और उसके आदेशों का पालन समस्त नागरिक करते हैं, पूरी प्रजा करती है और वह किसी के आज्ञा पालन का आदि नहीं होता है। दूसरी परिभाषा आती है ह्यूगो ग्रोसियस की। ह्यूगो ग्रोसियस ह्यूगो ग्रोसियस कहते हैं कि संप्रभुता उसमें निहित वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन न हो, जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन न हो तथा जिसकी इच्छा का कोई उल्लंघन न करता हो। संप्रभुता राज्य की ऐसी राजनीतिक शक्ति होती है जिसके कार्य किसी के अधीन नहीं होते हैं और जो किसी अन्य इच्छा का पालन नहीं करता हो और जिसकी इच्छा का उल्लंघन कोई न करता हो। प्रोफेसर बर्गेश तीसरी परिभाषा पर आते हैं। प्रोफेसर बर्गेश का कहना है कि संप्रभुता नागरिकों तथा नागरिकों के संगठन पर एक मौलिक, अनियंत्रित तथा असीमित अधिकार है। प्रोफेसर बर्गेस क्या कहते हैं कि संप्रभुता नागरिकों तथा नागरिकों के संगठनों के ऊपर मौलिक, अनियंत्रित तथा असीमित अधिकार है। लियोन दुग्वी का कहना है, लियोन दुग्वी का कहना है कि संप्रभुता राज्य की आज्ञा की शक्ति है। संप्रभुता राज्य की आज्ञा देने की शक्ति है। लियोन दुग्वी कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की आज्ञा देने की शक्ति है। यह राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की इच्छा है। यह राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की इच्छा है। इसे राज्य की सीमा के अंदर सब व्यक्तियों को बिना शर्त आदेश देने का अधिकार होता है। यानी कि जो राज्य की सीमा है, राज्य की सीमा के अंतर्गत जो ये सर्वोच्च शक्ति होती है, आदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस तरह से लियोन दुग्वी कहना है कि संप्रभुता राज्य की आज्ञा देने की शक्ति है। यह राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की इच्छा है। इसे राज्य की सीमा के अंदर सब व्यक्तियों को बिना शर्त आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। पांचवा, विलोबी का कहना है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। यह जो राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यही संप्रभुता है जिसकी इच्छा के द्वारा पूरा राज्य संचालित होता है। वुडरो विल्सन का कहना है कि वह शक्ति जो सदा क्रियाशील रहकर कानून बनाती है। वुडरो विल्सन कहते हैं कि वह शक्ति जो सदा क्रियाशील रहकर कानून बनाती है और उसका पालन करती है या पालन कराती है, वह संप्रभुता है। सदा क्रियाशील रहती है, राज्य में क्रियाशील रहकर कानून बनाती है और उसका कानून का पालन करना सुनिश्चित कराती है। वही क्या चीज है, वही गुण जो है, वही तत्व जो है संप्रभुता है। लास्की कहते हैं कि प्रभुसत्ताधारी वैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समुदाय से उच्चतर है। प्रभुसत्ताधारी वैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समुदाय से उच्चतर है। वह सभी को इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। वह सभी को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। आठवां, जैसा कि जॉन ऑस्टिन को हम जानते हैं, जॉन ऑस्टिन की परिभाषा को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम याद भी कर लेते हैं। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि यदि किसी बहुसंख्यक समाज में कोई ऐसा निश्चित व्यक्ति है जो अन्य किसी दूसरी शक्ति से नियंत्रित नहीं है, तो उस बहुसंख्यक समाज में वह निश्चित व्यक्ति या निश्चित संस्था क्या है, संप्रभु है। और जब पूरा समाज उसकी आज्ञाओं का पालन आदतन करता है तो यह गुण उसका संप्रभुता कहलाता है। या ऑस्टिन की परिभाषा को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि यदि कोई निश्चित श्रेष्ठ मानव किसी अन्य मानव श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन नहीं करता है, यदि कोई मानव श्रेष्ठ किसी अन्य मानव श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन नहीं करता है तथा किसी बड़े समाज के बड़े भाग से स्वाभाविक रूप से आज्ञा का पालन करता है, तो वह मानव श्रेष्ठ संप्रभु है तथा वह समाज राजनीति और स्वतंत्र होना चाहिए।
ऑस्टिन परिभाषा करते हैं, ऑस्टिन कहते हैं कि यदि किसी बहुसंख्यक समाज में, यह समाज है, यह बहुसंख्यक समाज है राज्य, कोई ऐसा निश्चित व्यक्ति है या कोई निश्चित व्यक्ति है जिसकी आज्ञाओं का पालन यह बहुसंख्यक समाज आदतन करता है, और वह निश्चित व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या अन्य शक्ति के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, तो उस बहुसंख्यक समाज में यह जो निश्चित व्यक्ति है यह संप्रभु है, संप्रभु है। और उसका यह गुण क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाती है, संप्रभुता कहलाती है। तो इस तरह से हम संप्रभुता को समझ सकते हैं। विभिन्न परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि संप्रभुता राज का ऐसा गुण है जो कि सर्वशक्तिशाली होती है, सर्वगुण संपन्न होती है, और यह सर्वोच्च होती है, यह अकेली होती है, और यह कानून बनाती है। इस कानूनों का पालन पूरा समाज करता है, जो भी समाज इसका उल्लंघन करता है उसको दंडित किया जाता है। तो इस तरह से संप्रभुता राज्य का आवश्यक गुण होता है। संप्रभुता राज्य की ऐसी सर्वोच्च शक्ति होती है जो कि राज्य के सारे गतिविधियों का संचालन करती है और उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। अब हम संप्रभुता के स्वरूपों के बारे में समझेंगे। संप्रभुता के स्वरूप देखिए, संप्रभुता के दो स्वरूप होते हैं, एक आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता, और दूसरा बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता, संप्रभुता को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। बाह्य संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। यह आंतरिक संप्रभुता क्या होती है? आंतरिक देखिए, संप्रभु राष्ट्र वही होता है जो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से स्वतंत्र हो, इन दोनों रूपों से स्वतंत्र हो, और अपने आंतरिक मामलों में भी और बाह्य मामलों में भी निर्णय स्वयं लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसी संस्था को या ऐसे राज्य को हम संप्रभु कर सकते हैं कि वह आंतरिक मामलों में भी निर्णय स्वयं करे। आंतरिक मामलों में निर्णय करने के लिए वह किसी दूसरी शक्ति से नियंत्रित नहीं होता है। इसी तरह से बाह्य मामलों में, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि वह बाह्य मामलों में यानी कि विदेशी राष्ट्रों से व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र हो, विदेशी राष्ट्रों से संधियां करने के लिए स्वतंत्र हो, समझौता करने के लिए स्वतंत्र हो, उसके समझौते के लिए या संधियों के लिए उसके ऊपर कोई जबरदस्ती बाध्य न करे, तो वह बाह्य मामलों में भी अपना निर्णय, अपने राष्ट्र का निर्णय स्वयं कर लेता है, अपने राज्य का निर्णय स्वयं कर लेता है। इसी तरह से आंतरिक मामलों में भी वह स्वयं निर्णय कर लेता है। तो वह आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में संप्रभु होता है, तभी वह राष्ट्र, उस राष्ट्र को हम संप्रभु कहते हैं। अब आंतरिक संप्रभुता क्या होती है, इसको डॉक्टर गार्नर ने अच्छी तरीके से परिभाषित किया है। डॉक्टर गार्नर कहते हैं कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है। संप्रभुता जो होती है राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है, और एक राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्ति, सभी समुदाय, सभी संस्थाएं इसके अधीन होते हैं। जैसे कि राज्य होता है, यह राज्य होता है, यह राज्य है। राज्य के अधीन, राज्य के अंतर्गत कौन कौन होते हैं? विभिन्न व्यक्ति होते हैं, विभिन्न समुदाय होते हैं, विभिन्न संस्थाएं होती हैं, विभिन्न संस्थाएं होती हैं, विभिन्न संगठन होते हैं, और विभिन्न संस्थाएं होती हैं। तो यह जो राज्य है, यह सबके ऊपर है। राज्य जो है सबके ऊपर है, राज्य के ऊपर कोई नहीं है। जैसे कि हमारा भारत है, हमारा जो भारत है यह भारत है। भारत में कितने राष्ट्र हैं, कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत की जो सीमा है वह जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और यहाँ गुजरात से लेकर आसाम तक, इतनी सीमाएं भारत की हैं। जो जितनी भी सीमाएं हैं भारत की, तो वह भारत और भारत को चलाने वाला कौन होता है? भारत सरकार। यह भारत सरकार सभी नीतियों को संपादित करता है, नीतियां बनाता है, कानून बनाता है और इसको लागू करता है। तो यह भारत सरकार यानी कि हमारा भारत जो है वह संप्रभु राष्ट्र है। तो जो भारत सरकार होता है या केंद्र सरकार होती है, उसके कानून
इन सभी 28 राज्यों पर और 8 केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। जैसे कि यूपी में किसकी सरकार है? जोगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। यूपी में किसकी सरकार है? जैसे यूपी की सरकार को ले लें, केंद्र बिहार की सरकार को ले लें, विभिन्न राज्यों की सरकारों को ले लें, तो भारत सरकार जो कानून बनाएगी वह सभी राज्यों पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि भारत का कानून अलग होगा, भारत सरकार जो कानून बनाएगी वह राज्यों पर लागू नहीं होगा। राज्यों को कुछ मामले में छूट होती है, जैसे कि हमारे यहाँ संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो संघ सूची के जो कानून होते हैं वह समस्त राज्यों पर लागू होता है। राज्य सूची के जो कानून होते हैं वह राज्य के सरकार के द्वारा बनाया जाता है। समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार होता है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर हावी होती है। तो इस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं, वह भारत के समस्त नागरिकों पर लागू होता है, भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है, भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है। भारत राज्य के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे समूह होते हैं, समुदाय होते हैं, संगठन होते हैं, संस्थाएं होती हैं, सभी संस्थाओं पर भारत का कानून लागू होता है। ऐसा नहीं है कि किसी संस्था को छूट मिल जाए कि वह अपना कानून बनाए, अपना समाज स्वयं चलाए, तब भारत संप्रभु नहीं रह जाएगा, क्योंकि वह किसी विशेष वर्ग को, विशेष क्षेत्र को कानून बनाने के लिए छूट देगा। कुछ राज्यों को विशेष मामलों में कर सकता है, लेकिन वह भी शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन है, भारत सरकार के अधीन है। तो इस तरह से हमारा भारत जो है वह आंतरिक मामलों में संप्रभु है। कोई दूसरी शक्ति उसको नियंत्रित नहीं कर सकती है कि यूपी के लिए इस प्रकार कानून बनाओ, बिहार के लिए इस तरह से बनाओ, महाराष्ट्र के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए इस तरह से कानून बनाओ। यह भारत का अपना आंतरिक मामला है। वह किसी भी प्रकार का कानून बना सकता है जो उसके राष्ट्र हित में हो। इसी तरह से जो वायु संप्रभुता होती है, वायु संप्रभुता, वो अपने बाहरी सीमा में भी स्वतंत्र होती है। जैसे कि वह जलीय सीमा में स्वतंत्र होती है, थल सीमा में, नभ सीमा में। यह जल सीमा में, थल सीमा में, नभ सीमा में वह स्वतंत्र होती है। इस सीमा के अंतर, इन तीनों सीमाओं के अंतर्गत वो कोई भी कार्य कर सकती है। तो आंतरिक मामलों में वह संप्रभु राष्ट्र कहलाता है। बाह्य संप्रभुता ऐसी संप्रभुता होती है कि जब कोई राष्ट्र किसी विदेशी राष्ट्रों से संबंध स्थापित करता है, कानून बनाता है, व्यापारिक संबंध, आर्थिक संबंध और सांस्कृतिक संबंध इत्यादि विभिन्न संबंधों को विभिन्न राष्ट्रों से स्थापित करता है, विदेश नीतियां बनाता है, उस विदेश नीति के मामले में स्वतंत्र होता है। यह भारत स्वतंत्र है कि वह रूस से किस प्रकार की नीतियां बनाए, चीन से किस प्रकार की नीतियां बनाए, पाकिस्तान, जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्रों से वह अपनी विदेश नीति निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। वह स्वतंत्र है, वह अपने विवेक पर इसके निर्भर करता है कि किस राष्ट्र से किस प्रकार की नीतियां बनाए। कोई दूसरी राष्ट्र या दूसरा संगठन भारत को बाध्य नहीं कर सकता है कि इस विभिन्न देशों से इस प्रकार का आप संबंध स्थापित कीजिए। यह बाध्यता नहीं है, यह स्वतंत्रता है कि वह उसका अपना हित जिस राष्ट्रों से वह अपना हित देखा उस राष्ट्र से वह संधि कर लिया, समझौता कर लिया। जिस राष्ट्र से अपना हित नहीं देखा उससे वह समझौता नहीं कर सकता है। तो वह बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। इस मामले में लास्की कहते हैं, प्रोफेसर लास्की, हेराल्ड लास्की कहते हैं कि आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है। जो आधुनिक राज्य है वह प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है, अतः वह अन्य राज्यों के समक्ष स्वतंत्र होता है। इसलिए वह अन्य राज्यों के, यानी कि जो पूरे विश्व में जो स्थान भारत का है, जो समानता लागू होती है, भारत की भी अपनी संप्रभुता है, पाकिस्तान की भी अपनी संप्रभुता है, रूस की, चीन की, विभिन्न देशों की अपनी संप्रभुता है। वह आंतरिक, सभी राज्यों से वह स्वतंत्र होता है, यानी कि सभी राज्यों के समक्ष वह स्वतंत्र होता है। वह अपनी इच्छा से उनके विषय में इस प्रकार व्यक्त कर सकता है कि उस पर किसी बाह्य शक्ति का प्रभाव पड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से इस प्रकार संबंध बना सकते हैं कि कोई बाह्य शक्ति इसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो इस तरह से संप्रभुता के दो रूप होते हैं, एक आंतरिक संप्रभुता और एक बाह्य संप्रभुता। आइए देखते हैं संप्रभुता का विकास कैसे हुआ। जिस शब्द को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, संप्रभुता, तो इस संप्रभुता का विकास कैसे होता है। विकास, संप्रभुता का विकास कैसे होता है।
यह जो संप्रभुता है यह नए युग की अवधारणा नहीं है या मध्य युग की अवधारणा नहीं है, बल्कि यह प्राचीन यूनान में भी पाई जाती है और प्राचीन यूनान के विभिन्न दार्शनिकों के द्वारा इस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका उल्लेख किया गया है। जैसे कि अरस्तु 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 की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स में उसने एक सर्वोच्च शक्ति का वर्णन किया है। वह कहता है कि राज्य में एक सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए जो सारे कानूनों को बनाए, कानूनों का पालन करना सुनिश्चित कराए। इसी तरह से प्राचीन रोमन विचारकों में, प्राचीन रोमन विचारकों ने इस संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। किस रूप में किया? सुमा प्रोटेस्टास। सुमा प्रोटेस्टास, इसका मतलब रोमन भाषा में इसका मतलब ही होता है संप्रभुता या प्लेनिट्यूडो। प्लेनिट्यूडो जिसको हम कहते हैं पोटेस्टैटिस। रोमन भाषा में सोमो पोटेस्टास या प्लेनिट्यूडो पोटोस्टेटिस, इसका अर्थ ही होता है सर्वोच्च शक्ति। इसका जो अर्थ प्रयोग किया जाता था वह संप्रभुता के संदर्भ में किया जाता था। संप्रभुता के संदर्भ में ही किया जाता था। उसके पश्चात 16वीं शताब्दी में जिसको हम मध्य युग के नाम से जानते हैं। मध्य युग में जीन बोधा के द्वारा इसका विधि सम्मत व्याख्या किया गया। जीन बोधा कहता है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा अनियंत्रित है, जो किसी भी अन्य विधि द्वारा अनियंत्रित है, यानी कि उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, वह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। इसी तरह से ह्यूगो ग्रोसियस की परिभाषा मैंने बता दिया है। ह्यूगो ग्रोसियस ने भी इस शब्द का उल्लेख किया और संप्रभुता को राज्य के लिए आवश्यक बताया। ह्यूगो ग्रोसियस भी कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो समस्त कानूनों का निर्माता है, कानूनों का पालन करना सुनिश्चित कराती है। टॉमस हॉब्स को हम देखते हैं। टॉमस हॉब्स को, जो कि लेवियाथन पुस्तक लिखता है। लेवियाथन में इसने एक निरंकुश संप्रभुता का विचार दिया। निरंकुश संप्रभुता का विचार इसने दिया लेवियाथन में उसने निरंकुश संप्रभुता का विचार दिया। टॉमस हॉब्स कहता है कि राज्य को चलाने के लिए, राज्य को नियंत्रित करने के लिए राज्य में एक सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए, एक संप्रभु व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास असीमित अधिकार हों और नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं हो। सारे अधिकार उस व्यक्ति संस्था के पास हों और वह समस्त कानूनों का निर्माण करे और कानूनों का पालन करना सुनिश्चित कराए, तभी राज्य शांतिपूर्वक रह सकता है। जैसा कि टॉमस हॉब्स ने अपने अवस्था में देख चुका था कि इंग्लैंड में कैसे परिवर्तन होता है, कैसे आंदोलन होते हैं, गृह युद्ध होता है और उसका प्रभाव टॉमस हॉब्स के ऊपर पड़ता है। इसलिए टॉमस हॉब्स राज्य को शांतिपूर्वक रखने के लिए एक निरंकुश संप्रभु शक्ति की स्थापना करना चाहता है। जीन जैक्स रूसो, जे रूसो ने भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत में लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया। इसने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया। लोकप्रिय संप्रभुता का इसने संपादन किया। जे रूसो ने संप्रभुता को एक सामान्य इच्छा में निहित बताया। रूसो कहता है कि संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होती है, सबकी इच्छा, और यही सामान्य इच्छा सर्वोच्च होती है। इसी सामान्य इच्छा के द्वारा, इसी सर्वोच्च शक्ति के द्वारा
राज्य के कानून निर्मित होते हैं, सभी लोग इसका पालन करते हैं, तभी समाज में कानून व्यवस्था बनी रहती है। और इसी तरह से 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन के द्वारा इसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया। जॉन ऑस्टिन के द्वारा संप्रभुता को परिभाषित किया गया। जॉन ऑस्टिन कहता है कि किसी निश्चित समाज में, किसी राज्य में कोई निश्चित व्यक्ति है और वह व्यक्ति अन्य किसी शक्ति के द्वारा नियंत्रित नहीं है, उसके आज्ञाओं का पालन पूरा समाज, बहुसंख्यक समाज आदतन करता है, तो उस बहुसंख्यक समाज में वह निश्चित व्यक्ति संप्रभु है और उसका यह गुण संप्रभुता कहलाता है। तो जॉन ऑस्टिन ने 19वीं शताब्दी में इसका विस्तार पूर्वक विवेचन किया। इस सिद्धांत की उत्पत्ति मध्य युग में, जो इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी वो पोपशाही को खंडित करने के लिए हुई थी। जो मध्य युग में चर्च और राज के बीच संघर्ष चला आ रहा था और इस चर्च और राज के संघर्ष में व्यक्ति पिसता चला जा रहा था, ऐसे में ऐसी विचारधारा को उत्पत्ति होती है। अब चूंकि दो सत्ताएं होने लगती है, एक चर्च की सत्ता, एक राज की सत्ता, तो विभिन्न विचारक होते हैं जो चर्च की सत्ता को प्रतिबंधित कर देते हैं। वह कहते हैं, उनका यह मानना होता है कि चर्च की सत्ता भी राज के अधीन है, वह राजतंत्र के पक्ष में समर्थन करने लगते हैं। वह कहते हैं कि चर्च भी राज के अधीन होती है, तो इस तरह से राजतंत्र का औचित्य स्थापित करने के लिए संप्रभुता के सिद्धांत का विकास होता है। और इसी तरह से फ्रांस में राष्ट्रीय जनतंत्र का उदय होने पर जीन बोदा ने दी रिपब्लिका लिखी, रिपब्लिक, इसने पुस्तक लिखा रिपब्लिक, 6 बुक ऑन द रिपब्लिक। इसने दी रिपब्लिका में राज्य को बताया कि राज्य क्या है। वह कहता है कि राज्य परिवारों का और उनकी मिलीजुली साझी संपत्ति का ऐसा संगठन है जो एक सर्वोच्च शक्ति के अधीन संपादित होती है और जो जहां विवेक का शासन चलता है। यानी कि राज्य क्या है? राज्य विभिन्न परिवारों और उनकी संपत्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक सर्वोच्च शक्ति के अधीन हो और वह सर्वोच्च शक्ति अपने विवेक से शासन करता हो। तो इस तरह से राज्य में जो सर्वोच्च शक्ति होती है वही संप्रभु होती है। और ये जो संप्रभुता होती है यही राज्य का एकमात्र शक्ति होती है, यही राज्य की एकमात्र शक्ति होती है, एकमात्र संस्था होती है। राज्य में यदि कोई सर्वोच्च संस्था होती है तो यह संप्रभुता होती है। राज्य में जो सर्वोच्च संस्था होती है, यह राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है, यह संप्रभुता ही होती है। तो इस तरह से यह जो संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था 19वीं शताब्दी तक, यह क्या था? यह एकत्ववादी था। संप्रभुता के दो रूप हम देख सकते हैं, एक एकत्ववादी संप्रभुता और दूसरा बहुलवादी संप्रभुता। यानी एकत्ववादी संप्रभुता को एक सर्वोच्च शक्ति में निहित मानते हैं, एक ही शक्ति में निहित मानते हैं, जबकि बहुलवादी कहते हैं कि संप्रभुता किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में निहित नहीं है, वरन यह विभिन्न छोटे छोटे समुदायों में निहित हैं। और इस बहुलवादी सिद्धांत को मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि बहुलवादी विचारक क्या कहते हैं संप्रभुता के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संप्रभुता की विशेषताएं और संप्रभुता का प्रकार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।